चलिए पढ़ते हैं प्रियम्बल के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे हम लोग प्रियम्बल के बारे में, पार्ट 6। तो प्रियम्बल क्या कहता है भैया? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, प्रस्तावना। देखिए इसमें मेन वर्ड जो यूज हुए हैं एस 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 और डी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखिए सोवरेन एक वर्ड यूज हुआ है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक। तो ये चार वर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी कि ये वर्ड यूज हुआ है या नहीं। ऐसे पूछता है कि फेडरल वर्ड यूज हुआ है कि नहीं, अब बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। और यहाँ पे अगर प्रियम्बल ना याद हो तो वो फेडरल भी मार देता है। देखिए और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, जो जितने वर्ड्स जो बोल्ड में लिखे गए हैं, जो भी वर्ड्स बोल्ड में लिखे गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कहीं भी फेडरल वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा, सीधा दे देगा फेडरल। अगर प्रियम्बल नहीं पढ़ा है तो आप इसको टिक कर सकते हो, ध्यान रखना। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं ये लिया गया है यूएसए से। यूएसए से एक और चीज लिया गया है, फंडामेंटल राइट। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल राइट, ठीक है। और दूसरा प्रियम्बल भी लिया गया है। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि और दो चीज क्या क्या लिया गया है। जस्टिस से रिलेटेड भी कुछ कुछ चीजें यूएसए से ली गई हैं। ये हो गया हमारा प्रियम्बल। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया और हमें बहुत सारे राइट्स और ड्यूटीज, बहुत कुछ मिला इस कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसकी के भरोसे हम लोग जी भी रहे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था। तो ये डेट याद रखना है, एग्जैक्ट डेट। कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद अपन चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। तो ये है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आगे है कि प्रियम्बल का सोर्स। तो देखिए इसमें कुछ चीजें मैंने बताई भी थी, कुछ चीजें इसमें दी भी है। एग्जैक्ट प्रियम्बल कहां से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए से, पहले बता चुका हूं मैं आपको, ऑलरेडी टोल्ड। फ्रेंच से लिया गया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। देखिए याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। फ्रेंच क्या है? फ्रेंच। और इसमें देखिए क्या है? फ्रेटर्निटी। तो एफ आर और एफ आर से याद रखिए। अगर ये वर्ड फ्रेटर्निटी याद रह गया तो 100% है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी एक साथ ये तीनों इंसान बोल ही देता है कि रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो बस फ्रेटर्निटी वर्ड याद रखना है। और ये फ्रेटर्निटी वर्ड कैसे याद रहेगा? फ्रेंच, फ्रेंच में फ्रेंच है, फ्रे है, फ्रे, तो फ्रे से फ्रेंच और फ्रे से फ्रेटर्निटी, तो याद रह जाएगा, कभी गलती से भी भूलने का कोई चांस नहीं है। और अगला है यूएसएसआर, यहां से लिया गया आइडियल्स ऑफ जस्टिस, आइडियल्स ऑफ जस्टिस लिया गया है। यूएसएसआर अब क्या बन गया है? रसिया। पहले था यूएसएसआर, इसमें से रसिया टूट गया और बहुत सारी कंट्रीज टूटी, जिसमें अब मेन जो है वो है रसिया। आगे चलते हैं, आगे चलना पड़ेगा। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेकुलर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज। तो सेकुलर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियंस एंड नो स्पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ द स्टेट विथ एनी रिलीजन, है ना, जो कि अभी रह नहीं गया ये सब चीज। रिलीजन पे ही खूब दंगा फसाद होता है। इक्वल रिस्पेक्ट, सारे रिलीजन के लिए इक्वल रिस्पेक्ट देना है और नो स्पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ द स्टेट। अब ऐसा नहीं है कि यूपी है तो यूपी में सिर्फ हिंदुइज्म चलने लगेगा, हिंदू 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 हिंदू, या अगर केरल है तो केरल में सिर्फ मुस्लिम 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 मुस्लिम। इसके लिए ये नहीं होना चाहिए। हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए हर स्टेट में और हर यूनियन टेरिटरी में। और यही खासियत है हमारे देश भारत की कि सारे रिलीजन को एक रिस्पेक्ट मिलता है और सब लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में है भाई भाई, एक साथ मिलकर रहते हैं बहुत ही प्यार और मोहब्बत से। अगला है प्रियम्बल। प्रियम्बल देखिए, प्रियम्बल में क्या चीजें हैं? नेचर ऑफ स्टेट, सोवरेन, सोशलिस्ट, और नीचे कर लेता हूं सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये अपना नेचर ऑफ स्टेट हो गया। इसके बाद है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी। सोर्स ऑफ ऑथोरिटी यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही है ऑथोरिटी। जिसको चाहेंगे सरकार वो रहेगा, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं रहेगा। अपने पास क्या है? राइट टू वोट, और यही राइट टू वोट अपने को बहुत बड़ी एक ताकत देती है। अगला है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। मेन क्या क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी। उसके बाद है डेट ऑफ एडॉप्शन। कब एडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये डेट 26 नवंबर 1949, हालांकि बहुत सारा डेट दिमाग में छापना पड़ेगा, लेकिन ये डेट तो एकदम छाप लो, 26 नवंबर 1949, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया एज अ रिपब्लिक रिफर्स टू, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी अब राजा नहीं बन सकता। ये नहीं कि हम राजा हैं इस स्टेट के या इस प्रांत के, हम राजा हैं ना, ना, ना। सीधा डेमोक्रेसी, एक के आदमी है राजा, पब्लिक, पब्लिक है, पब्लिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथोरिटी। मोनार्की नहीं होगा, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि मोनार्की नहीं होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस इज इनसाइड इन प्रियम्बल। प्रियम्बल में 3 तरह की जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। इंडिया अडॉप्टेड फॉर विच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री मतलब कि पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, टोटल गवर्नमेंट को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और नीचे चले जाएंगे तो लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायती राज जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रियम्बल अमेंड कब किया गया था? 1976, बहुत इंपॉर्टेंट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट। देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी 42nd अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज
फंडामेंटल ड्यूटीज आया था प्रियम्बल में, फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट तो मिल गया था लेकिन ड्यूटी नहीं मिला था, तो इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि चलो ड्यूटी भी दे देते हैं। तो कुछ ड्यूटीज है हमारे पास, टोटल 11 ड्यूटीज है, तो इसे हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है वी रिफर्ड प्रियम्बल। अच्छा, इससे क्या इंसर्ट हुआ था? इंसर्ट हुआ था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। 42nd अमेंडमेंट से क्या इंसर्ट हुआ था? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इसलिए 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा था? एन ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला ने कहा था कि प्रियम्बल क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी चीजें लिखी हुई है ना, उसका एक मोटा मोटा सार है इसमें प्रियम्बल में। व्हाट इज मेंट बाय सोवरेनिटी? सोवरेनिटी क्या होता है? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री अगर हमको कुछ डिसाइड करना है तो हमें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है किसी से। ये नहीं कि हम रसिया से पूछ रहे हैं कि हम ये काम करें या ना करें, रसिया ने मना किया तब भी हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम एक सॉवरेन स्टेट है। इसलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। किसी के क्या बोलूं, किसी के बाप की नहीं चलेगी, अपनी चलेगी सिर्फ। हमको एटम बम बनाना है, अमेरिका कहता रह गया, हमने एटम बम बनाया और उसका परीक्षण किया पोखरण में, वो बोलता रह गया, हमने सुना ही। तो ये याद रखने के लिए कह रहा हूं मैं, सॉवरेनिटी याद रह जाएगा आपको। उसके बाद है इक्वालिटी। द टर्म इक्वालिटी मतलब पता होगा आपको, इक्वालिटी मतलब क्या होता है? 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 में है हमारा ये इक्वालिटी। पार्ट 3 में है, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है इसमें। और आर्टिकल 325 से 326 यहाँ पे है एडल्ट फ्रेंचाइज, जो मैं बोला था राइट टू वोट, ये भी इक्वालिटी को दर्शाता है। और अगला है आर्टिकल 39 डीपीएसपी, आर्टिकल 39 डीपीएसपी। ठीक है, तो इसको भी आप आर्टिकल 39 डीपीएसपी इसको भी आप याद रख सकते हैं। व्हाट कलेक्टिवली रिफर्स टू एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो इसमें आर्टिकल 15, 16, 39, 38, 39 और 39 सी, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। क्या बोलते हैं इसको? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो आर्टिकल्स ध्यान रख लीजिएगा बस। व्हाट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म वाज अडॉप्टेड इन इंडिया इन 1976, तो कौन सा फॉर्म था? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, देखिए अगला क्या है? अगला कह रहा है कि कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, communist form of socialism, state socialism refers to nationalization of means of production and the distribution by the abolition of private property, while democratic socialism refers to mixed economy। मतलब सिंपल सा ये है कि डेमोक्रेटिक में प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए बराबर जगह है। बराबर जगह क्या मतलब? दोनों साइड बाय साइड चलता है। लेकिन कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म या फिर स्टेट सोशलिज्म में होता ही है कि सिर्फ सरकार की चलती है। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट काम को खत्म करना रहता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम क्या है? पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज और जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसको खत्म करना। इट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म वेदर मार्क्सिस्ट। ये क्या है? गांधीयन सोशलिज्म है, गांधी जी के सोच से प्रेरित है, ना कि कार्ल मार्क्स के। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट प्रियम्बल से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है वो प्रियम्बल से इंपॉर्टेंट है। एक तो बेरूबरी यूनियन वाला केस, इसमें कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद आया केशव द फेमस केशव नंदा भारती केस। इसमें कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ देता है कि कौन से केस में ये डिसीजन आया था कि प्रियम्बल इज अ, या कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर हो जाएगा केशव नंदा भारती केस। अब एलआईसी इंडिया केस था, इसमें क्या कहा था कोर्ट ने? इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये 3 केस है, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों केस है। तीनों क्वेश्चन डायरेक्ट, तीनों में से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछता है। अब अगला क्या है कि गोलकनाथ और स्टेट ऑफ पंजाब के बीच में जो केस हुआ था इनके बीच में, तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से केस में प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। ठीक है, तो ये रहा प्रियम्बल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को। देखिए यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज पता है आपको, अपना स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो भी है, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में है ऑल स्टेट टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट विल एक्वायर्ड इन फ्यूचर, मतलब पाकिस्तान भी हो सकता है इसमें। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि आर्टिकल 1 में क्या है? उसके बाद है द अथॉरिटी टू इंक्लूड एनी स्टेट इन इंडियन यूनियन इज वेस्टेड इन, ये अथॉरिटी कहां पे दिया गया है? पार्लियामेंट में। ठीक है, यहां मिलता है कि इंडियन यूनियन में किसी स्टेट को इंक्लूड करना, चाहे इंडियन यूनियन में किसी स्टेट को दो भाग में बांट देना। ठीक है, ये सब डिसीजंस कहां लिया जाता है? पार्लियामेंट में। इंडिया इज अ यूनियन और फेडरेशन, तो मैं पहले बता चुका हूं कि इंडिया क्या है। आर्टिकल 1 में क्या है? इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे देखिए, प्रिंसली स्टेट्स जब 1947 से 49 में जो प्रिंसली स्टेट्स थे टोटल वो थे 549, और 3 जो थे वो थे, एक तो था हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक द फेमस कश्मीर। ठीक है, अब इन तीनों में क्या हुआ था? देखिए ऑपरेशन पोलो हुआ था हैदराबाद के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन पोलो से किस स्टेट को एनेक्स किया गया, या हैदराबाद को किस ऑपरेशन से एनेक्स किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। उसके बाद जूनागढ़ में क्या हुआ था? एक प्लेबिसाइट हुआ था। जूनागढ़ में क्या हुआ था? एक प्लेबिसाइट हुआ था कि आप किसके साथ रहना चाहेंगे। वहां के लोगों ने कहा था कि हम इनके साथ रहना चाहेंगे। प्लेबिसाइट मतलब क्या होता है? जनमत, स्पेलिंग देख लीजिएगा। प्लेबिसाइट मतलब होता है जनमत, तो जनमत हुआ था, एक रेफरेंडम हुआ था, तो इसमें जूनागढ़ भारत के साथ आ गया था।
इसका राजा भाग के पाकिस्तान चला गया था और हैदराबाद को तो मिलिट्री एक्शन करके ऑपरेशन पोलो करके अपने इंडिया में एनेक्स कर लिया गया। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा निजाम या राजा जो है सबसे लास्ट तक राजा बना रहा किसी इंडियन टेरिटरी का, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद हो जाएगा। इसके जो निजाम थे, निजाम ऑफ हैदराबाद, ये लास्ट तक बने रहे थे और जब ये ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन पोलो, उसके बाद हैदराबाद को एनेक्स कर लिया गया इंडियन यूनियन में। उसके बाद कश्मीर, कश्मीर का सबको पता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसको भी एक्सेस कर लिया गया था कि पहले तो कश्मीर ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, फिर पाकिस्तानियों ने इस पे अटैक किया, फिर भारत और कश्मीर ने आपसी समझौता करके कश्मीर को भारत में ऐड कर लिया था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कमिटी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो इंपॉर्टेंट कमिटी कौन कौन सी बनी थी, तो इंपॉर्टेंट कमिटी बनी थी धार कमीशन। कौन सा कमीशन, धार कमीशन, धारा बह गया था कमीशन का, 3-4 कमिटी एक साथ। तो पहला है उसमें धार कमीशन। धार कमीशन कब हुआ था, जून 1948। कब हुआ था, जून 1948। कब हुआ था, जून 1948। और इसमें क्या रिकमेंडेशन आया था, रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। कौन से कमीशन में आया था, धार कमीशन। दूसरा है जेपीवी या जेवीपी कमीशन या कमिटी, ये आया था दिसंबर 1948 में, ये जून 1948 में, ये दिसंबर 1948 में। रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो पहले जो है ना, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा एक कमिटी लोग बोल रहे थे वहां पे कि अगर लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट को बांट दिया जाए तो क्या दिक्कत है, तो एक कमिटी इस पे बैठी थी, जेवीपी कमिटी, और इन्होंने क्या किया था, इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था। फिर एक कमिटी बनी थी फजल अली कमीशन, और इसके तहत एक्सेप्ट कर लिया गया लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। और पहला जो स्टेट था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडिया में ऐड हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मतलब बनाया गया था, इंडिया में तो था ही आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद एक आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, और ये 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट किए गए थे 1 नवंबर 1946 को। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज, कितना, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट किए गए थे 1 नवंबर 1956 को। अच्छा, अभी के हिसाब से टोटल कितना है, 2020 लिखा है यहाँ पे, इसको 2023 कर लीजिए। 2023 के हिसाब से अभी 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब आर्टिकल कुछ देख लेते हैं। आर्टिकल क्या है, देखिए, आर्टिकल रिलेटेड टू यूनियन एंड टेरिटरी। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक क्या क्या है, तो पहला है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 में क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। दूसरा आर्टिकल क्या कहता है, दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तीसरा आर्टिकल कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब कि नया स्टेट बनाया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है, और उसके बाउंड्रीज या फिर नए स्टेट का जो भी है उसको नेम वगैरह भी आप दे सकते हैं, या नेम पुराना जो है उसको बदल सकते हैं। आए दिन आप देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से नाम को बदला जा रहा है। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। इसमें क्या है कि 2 और 3 आर्टिकल के अंदर जो लॉ बनाया गया है ना, टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, जो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल है उसके अमेंडमेंट के लिए। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल 4 के अंदर 2 और 3 आर्टिकल्स के अंदर जो चीजें लिखी गई है उसके लिए लॉज बनाया गया है, जो कि आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट कर सके। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये है, देखिए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 में क्या है, नया स्टेट आप बना सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, या नया स्टेट जोड़ सकते हैं, नया बना भी सकते हैं, नया आप जोड़ भी सकते हैं। अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं कि यहां से यहां तक बिहार, यहां से यहां तक यूपी। चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट्स, आप नाम भी बदल सकते हैं, ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, चलिए, ये क्या है, इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।